स्कैमर्स की दुनिया में जिसने मचाया हुआ था तहलका, जिसके सामने अमेरिका भी कांपता था थर थर। कैसे एक ठग ने 2 बार बेच दिया एफिल टावर। आखिर कौन था यह खतरनाक स्कैमर और कैसे किया ये सब? दोस्तों, आपने चोरों उचक्कों की कहानी तो बहुत सुनी होगी, बहुत से स्कैम की कहानी भी आए दिन सुनते ही रहते होंगे, लेकिन कभी ऐसी भी कहानी सुनी है जिसे सुनकर आप चौंक गए हों या हैरानी से यह सोचने लगे हों कि कोई ऐसा भी कर सकता है? तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसने स्कैमर्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था। कई स्कैमर्स और उनके लेजेंडरी कहानी के बारे में सुनाने वाले हैं। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक शख्स ने 2 बार फ्रांस के लोगों को ही एफिल टावर बेच दिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, एक वक्त पर ही 45 अलग नामों से जाना जाने वाला ये स्कैमर इतना बड़ा खतरा बन चुका था कि अमेरिकी सरकार को इसके पीछे अपनी सीक्रेट सर्विस के लोग लगाने पड़े, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर ये शख्स ना पकड़ा गया तो हो सकता है कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी अचानक से कोलैप्स कर जाए। ये स्कैमर कौन था और कैसे उसने इतने बड़े बड़े स्कैम किए, आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये स्कैमर विक्टर लस्टिग था। विक्टर की जिंदगी के बारे में बात करें तो उसकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रही है। अगर इसकी लाइफ पर कोई हॉलीवुड की स्क्रिप्ट लिखी जाए तो कोई सच नहीं मानने वाला, क्योंकि विक्टर 1890 में ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर में पैदा हुआ था, लेकिन उसके पेरेंट्स काफी पुअर थे और जब वो 7 साल का था तब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगा, लेकिन फिर वो घर के बाहर अकेला रहने लगा। 13 साल की उम्र तक वो लोगों की जेब काटने में एक्सपर्ट हो गया था। 13 साल की उम्र में ही जब एक दिन वो खाना खाने के लिए सड़क पर घूम रहा था तो वो एक रेस्टोरेंट के पीछे के डस्टबिन में खाना खोज रहा था। तब उसने देखा कि एक कपल बालकनी में बैठा और उसके सामने खाने की कई प्लेट सजाई हुई रखी है। वो कपल अगले कुछ घंटों तक वहीं बैठे रहे। उन्होंने कुछ बातें की और बिना कुछ खाए पिए ही वहां से चले गए। विक्टर ने देखा कि किस तरह से जिस खाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, अमीर लोग उसे यूं ही फेंक देते हैं। इसके बाद विक्टर ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अमीर लोगों को ही ठगेगा। विक्टर ने कई साल बाद अमेरिका जाने का सोचा और वो शिप में अमेरिका जा रहा था। वहां उसने नोटिस किया कि वो फर्स्ट क्लास में ठहरे हुए लोग जो है वो काफी अमीर हैं। इसलिए उसने वहां पर अपनी पहचान बनानी शुरू की और खुद को एक म्यूजिक कंपोजर की तरह इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद वो वहां के अमीर लोगों से अपने प्ले में पैसा लगाने के लिए कहता था और कुछ लोग उसे पैसा दे भी देते थे। यह स्कैम इतना सक्सेसफुल रहा कि अगले कुछ सालों तक उसने बस यही किया। वो यूरोप से अमेरिका के लिए शिप में बैठता था और पैसे लेने के बाद अमेरिका से यूरोप के लिए दूसरी शिप पकड़कर दोबारा सफर करता था। लेकिन इसके बाद 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिस वजह से इस तरह की लग्जरी क्रूज शिप सब बंद हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि विक्टर ने इन 4 सालों में क्या किया, लेकिन इस जंग के खत्म होने के बाद वो दोबारा से न्यूयॉर्क में अपना काम जमाने लगा और यहां पर उसने एक नई टेक्नोलॉजी से लोगों को स्कैम किया और उसने एक टैलेंटेड वुड वर्कर से एक छोटी सी मशीन बनवाई जिसमें बहुत सारे रोलर और टाइल्स लगे हुए थे। ये मशीन कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन देखने में वो साइंटिफिक दिखती थी। विक्टर का ये स्कैम था कि वो कैसीनोज में जाता था और फिर अमीरों से दोस्ती करता था। बातों ही बातों में उन्हें बताता था कि उसके पास एक ऐसी मशीन है जो नोट छापती है। विक्टर इतना कहकर ऐसे रिएक्ट करता जैसे ये बात उसे नहीं बतानी चाहिए थी। अब फिर लोग उसे वो आगे की बात पूरा करने के लिए फोर्स करते थे। तो तब विक्टर कहता था कि उसकी मशीन में अगर कोई आदमी असली नोट डालेगा तो मशीन उसे एक दूसरे करेंसी पेपर में प्रिंट कर देती है, जिससे अब उस नोट की 2 कॉपीज भी बन जाती है। और उस मशीन में एक इश्यू था कि वो नोट कॉपी करने के लिए 6 घंटे का वक्त लेती थी। जब लोग ये सुनते थे तो वो उसे फोर्स करते थे कि विक्टर उन्हें वो मशीन दिखाए। काफी एक्टिंग करने के बाद विक्टर उन्हें अपने होटल के रूम लेकर जाता था और उस मशीन में सारे नोट डाल देता था। इसके बाद 6 घंटे तक विक्टर और उसके गेस्ट बातें करते थे और बाकी चीजों में बिजी हो जाते थे। 6 घंटे बाद मशीन से सेम सीरियल नंबर के 2 नोट निकलते थे।
जब नकली नोट को वो किसी बैंक में चेक करवाने जाते थे तो उस नोट को कोई नकली नोट नहीं बता पाता था। एक्चुअली विक्टर क्या करता था कि वो बैंक से पहले ही ऐसे नोट ले आता था जिनके सीरियल नंबर का आखिरी का डिजिट अलग हो। इसके बाद वो आखिरी डिजिट को चेंज कर देता था क्योंकि उसके पास पहले से ही नकली डॉक्यूमेंट से लेकर नकली गवर्नमेंट स्टिकर्स बनाने का एक्सपीरियंस था। अब ऐसे में जब असली नोट को वो मशीन में डालता था तो वहां से ही सेम नंबर का नोट रखा होता और 6 घंटे वो गेस्ट को ये समझाता था कि किस तरह से उसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि उसकी मशीन नोट प्रिंट करने में 6 घंटे लेती है, इसलिए उसे बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो वो मौके का फायदा उठाकर ये लोग उस मशीन को खरीदने का ऑफर विक्टर को दे देते थे और वो ये पैसा लेकर फरार हो जाता था। स्कैम की सबसे मजेदार बात यह थी क्योंकि वो एक ऐसी मशीन खरीदना चाह रहे थे जो नकली नोट प्रिंट करती हो, इसलिए स्कैम होने के बावजूद भी ये पुलिस के पास नहीं जा सकते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं एफिल टावर स्कैम की। 1925 में जब एक आर्टिकल छपा जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि एफिल टावर की हालत बहुत खराब है, इसके रिपेयर में जो खर्चा आएगा उससे अच्छा है कि फ्रेंच सरकार इसे गिरा दे। वैसे तो एफिल टावर को सिर्फ 20 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो पेरिस की शान बन चुका है, जिस वजह से पब्लिक नहीं चाहती थी कि ऐसा किया जाए। विक्टर के लिए बस इतना ही काफी था। वो पेरिस पहुंचा और उसने अपने लिए महंगे होटल में एक कमरा लिया और फ्रांस के सबसे अमीर स्क्रैप डीलर्स को उसने वहां बुलाया और उसने उन सबको बताया कि वो एक गवर्नमेंट एजेंट है जो कि सरकार की तरफ से उनके पास एक ऑफर लेकर आया है। उसने बताया कि किस तरह सरकार एफिल टावर को बेचना चाह रही है और उसमें से 7,000 टन से भी ज्यादा का हाई ग्रेड स्टील और आयरन का इस्तेमाल हुआ है जिसे वे लोग ले सकते हैं। जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसे वो एफिल टावर बेच देंगे। इस प्रेजेंटेशन के बाद उसने आंद्रे पॉइजन नाम के एक बिजनेसमैन को रोक लिया। आंद्रे की कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था और बातों बातों में विक्टर ये जताने लगा कि अगर वो उसे रिश्वत खिला दे तो एफिल टावर का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल सकता है। उस टाइम फ्रेंच सोसाइटी में करप्शन काफी आम सी बात थी, जिस वजह से वो बिल्डर स्कैम में फंस गया और उसने विक्टर को एक मोटी रकम दे दी। इस स्कैम के बाद विक्टर वहां से रफा दफा हो गया, लेकिन इस स्कैम के बाद में कभी भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई। इसी वजह से विक्टर ने इस स्कैम को दूसरी बार करने का सोचा। उसका पूरा मेथड यही था, बस इस बार उसने अलग बिजनेसमैन को उस मीटिंग के लिए बुलवाए थे। लेकिन विक्टर का बुरा समय 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद शुरू हुआ। इस टाइम पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई हुई थी और विक्टर ने अमेरिका में रहकर नकली डॉलर्स छापने शुरू कर दिए। अब कुछ अथॉरिटीज भी ऐसे लोगों को ट्रैक कर रही थी जो नकली नोट बनाकर इकोनॉमी को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन विक्टर हमेशा ही बच निकलता था। फिर इसी बीच उसने अब अपना पुराना मनी बॉक्स वाला स्कैम में भी किसी के साथ, जो कि बाद में पुलिस ऑफिसर निकला और उसने विक्टर को ट्रैक करके ऑलमोस्ट अरेस्ट कर ही लिया था। जब वो विक्टर के पास पहुंचा तो विक्टर ने अपने चार्म से उसे शांत किया और फिर उसने उसे $50,000 देने की बात कही तो पैसे लेकर वो पुलिस वाला चला गया। लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो सभी नोट नकली हैं। अब सीक्रेट सर्विस का इंटरेस्ट विक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि बाकी लोग तो $10 तक के नकली नोट बना रहे थे, लेकिन विक्टर $100 के नोट बना रहा था। और अगर वो सक्सेसफुली उन्हें मार्केट में चला पा रहा है तो इसका मतलब कि उसकी टेक्निक काफी अच्छी है। अगर ये खबर पब्लिक में बाहर आ जाती है तो फिर लोगों का अमेरिकन डॉलर से विश्वास ही उठ जाता है और फिर इंटरनेशनली भी अमेरिका की पावर कम हो जाती है। इसी वजह से विक्टर को सीक्रेट सर्विसेज ने हर जगह खोजना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हें एक अनजान आदमी ने चिट दी जिसमें विक्टर के नकली नोट छापने वाले कारखाने का एड्रेस था। यहां से पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी और विक्टर को आखिर पकड़ लिया गया। कोई नहीं जानता कि ये चिट उन्हें किसने दी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर की पहली पत्नी थी जिसे उसने दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी विक्टर की स्टोरी खत्म नहीं हुई। उसे मैनहट्टन के फेडरल डिटेंशन सेंटर में रखा गया था और जेल को काफी सिक्योर माना जाता है, लेकिन विक्टर यहां से भी भागने में कामयाब निकला। लेकिन जिस वक्त तक विक्टर अमेरिका के लिए इतना
खतरनाक हो चुका था कि उसे खोजने के लिए अथॉरिटीज ने जमीन आसमान एक कर दिया था। 1 महीने बाद इसे पकड़कर एल्कैट्राज प्रिजन में डाल दिया गया, जो वहां के सबसे हाईली सिक्योर प्रिजन्स में से एक था। विक्टर ने यहां पर भी खुद को बीमार होने की शिकायत की, लेकिन गार्ड्स ने उसकी बात को झूठ समझकर अनसुना कर दिया और कुछ वक्त बाद वो मार्च 1947 में निमोनिया से मर गया। दोस्तों, तो ये कहानी थी दुनिया के सबसे ज्यादा शातिर ठग की, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।